नमस्ते। आज की हमारी चर्चा एक बेहद दिलचस्प और गहरे एकेडमिक टेक्स्ट पर आधारित है, जिसका नाम है लविंग ब्लैकनेस एज पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। इस विश्लेषण में इंटरनलाइज्ड रेसिज्म, कल्चरल एसिमिलेशन और सेल्फ लव जैसे मुद्दों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा गया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि किसी कल्चर के अंदर की मान्यताएं आइडेंटिटी को कैसे आकार देती हैं। शुरुआत होती है मैल्कम एक्स के एक बेहद दमदार कोट से, जिसका असर सीधा दिमाग पर पड़ता है। उनका कहना था कि हमें एक दूसरे को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा, नई आंखों से देखना होगा, और यही इस चर्चा का कोर आइडिया भी है। असल में ब्लैकनेस को अपनाना और उससे प्यार करना सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि एक तगड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये कश्मकश है जो रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। तो आज की इस चर्चा का सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम समझेंगे सेल्फ लव की राह में आने वाली रुकावटों को, फिर ऑपरेशन यानी उत्पीड़न की संरचना को देखेंगे। इसके बाद सॉलिडेरिटी की उलझनों से होते हुए सेफ स्पेसेस की जरूरत पर बात होगी, और आखिर में देखेंगे हीलिंग का क्रांतिकारी रास्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, जो है द स्ट्रगल टू लव ब्लैकनेस, यानी आंतरिक नस्लवाद का सामना करना। इस टॉपिक की गहराई को समझने के लिए क्लासरूम का एक बड़ा ही हैरान करने वाला किस्सा देखते हैं। लेखिका ने एक दिन क्लास में नेला नार्सन के नॉवल पैसिंग का जिक्र किया। इस नॉवल में एक ब्लैक कैरेक्टर एक अमीर वाइट महिला के रूप में जीने के बजाय एक गरीब ब्लैक महिला के रूप में जीना चुनती है, और जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है? उसकी हत्या कर दी जाती है। जब लेखिका ने भरी क्लास में ये पॉइंट रखा कि ब्लैकनेस से प्यार करना एक वाइट सुप्रीमेसिस्ट कल्चर के लिए इतना बड़ा खतरा है कि इसकी सजा मौत है, तो पूरी क्लास में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इस विषय पर खुलकर बात करना इतना मुश्किल क्यों है? टेक्स्ट में बताया गया है कि जब सेल्फ हेट्रेड या गोरों के कल्चर को अपनाने की बात आई तो स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर डिस्कशन में हिस्सा लिया, पर जैसे ही ब्लैकनेस से प्यार करने का जिक्र हुआ, वहां ऐसी चुप्पी छाई जिसने किसी भी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन को ही दबा दिया। ये सन्नाटा अपने आप में एक सबूत है कि समाज में किन बातों को एक्सेप्ट किया जाता है और किन्हें नहीं। दूसरा हिस्सा है डीकंस्ट्रक्टिंग वाइटनेस एंड ऑपरेशन, यानी इस स्टेटस को चुनौती देना। इस चुनौती को समझने के लिए लेखिका हमारा ध्यान ब्लैक थियोलॉजियन जेम्स कोन के आइडियाज की तरफ ले जाती हैं। कोन का मानना था कि अमेरिका में ब्लैकनेस उत्पीड़न का यानी ऑपरेशन का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है, जिसे उन्होंने ऑन्टोलॉजिकल सिंबल कहा है। उन्होंने सभी से अपील की, चाहे उनकी रेस कुछ भी हो, कि अगर व्हाइट सुप्रीमेसी के खिलाफ खड़े होना है तो इस ब्लैकनेस को वैल्यू देना और इस प्रोफाउंड सिंबल से प्यार करना चुनना होगा। तो आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमें खुले तौर पर होने वाले पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन और उस पूरे सिस्टम के बीच का अंतर समझना होगा जो चुपचाप इस डोमिनेशन को बनाए रखता है। कौन चाहते थे कि लोग इंडिविजुअल प्रेजुडिस को एक तरफ रखें और सिस्टम में मौजूद व्हाइट सुप्रीमेसी को रिकॉग्नाइज करें। यह सिर्फ एक इंसान के खराब बर्ताव का मुद्दा नहीं है, पूरे सिस्टम की बात है। तीसरा हिस्सा सॉलिडेरिटी वर्सेस कल्चरल होमोजेनिटी, यानी सब कुछ एक जैसा होने का जो एक भ्रम है। यहाँ एंटी रेसिस्ट सॉलिडारिटी के बारे में कुछ उलझा देने वाले पर जरूरी सवाल सामने आते हैं। कभी कभी अच्छी नीयत रखने वाले लोग भी थोड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम सब फंडामेंटली एक जैसे हैं। ये टेक्स्ट दो नजरियों में अंतर करता है। एक है लिबरल अप्रोच, जो कहती है कि हम सब एक ही तरह से पीड़ित हैं, और दूसरी तरफ है डीकॉलोनाइज्ड अप्रोच। ये आखिरी अप्रोच इस महीने में अलग है, क्योंकि ये ना सिर्फ लोगों के आपसी अंतर को खुले तौर पर स्वीकार करती है, बल्कि इस डोमिनेशन को पूरी तरह से रिजेक्ट करने पर आधारित है। अब इस इमेज को देखिए। ये लेखिका के उस वक्त के फ्रस्ट्रेशन को बिल्कुल साफ दिखाता है, जब एक Q&A सेशन में किसी ने कह दिया कि हम सभी रेसिस्ट हैं। टेक्स्ट इस बात पर बेहद स्ट्रांगली आर्ग्यू करता है कि जब कोई ऐसी बात कहता है तो असल में वो जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रहा होता है। सबको एक ही फ्रेम में रखकर जो लोग असल में ऑप्रेस कर रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, द नीड फॉर पॉलिटिकल सैंक्चुरी, यानी अपने सेफ स्पेसेस को वापस पाना। सॉलिडारिटी की ये चर्चा हमें यूनिवर्सिटी कैफेटेरियाज जैसे स्पेसेस में सेल्फ सेग्रीगेशन तक ले आती है। शेल्बी स्टील जैसे कंजर्वेटिव थिंकर्स के नज़रिए से अगर देखें तो जब ब्लैक लोग एक साथ बैठते हैं तो उसे अक्सर एंटी वाइट रेसिज्म या अलगाववाद समझ लिया जाता है।
लोग गलतफहमी में ये मान लेते हैं कि शायद ये हीन भावना के कारण है या फिर सबके समान होने की बात को ना मानने की जिद है। पर बात का एक दूसरा और सच कहूं तो बड़ा ही सोचने वाला पहलू ये है। लेखिका कहती हैं कि ये जगहें आपस में अलग थलग होने की बजाय दरअसल पॉलिटिकल सैंक्चुअरीज हैं। मतलब ये ऐसी सेफ स्पेसेस हैं जिन्हें रोजमर्रा के वाइट डोमिनेशन और एग्जॉस्ट कर देने वाले ऑब्जेक्टिफाइंग इंटरैक्शन से बचने और खुद को इमोशनली सेफ रखने के लिए बनाया जाता है। ये थकान मिटाने का एक तरीका है, ना कि दूसरों से नफरत करने का। आखिरी और 5वां हिस्सा, सेल्फ लव एज रेवोल्यूशनरी इंटरवेंशन, यानी हीलिंग की तरफ एक कदम। इन पॉलिटिकल सैंक्चुअरीज से निकलकर सच्चे डीकोलोनाइजेशन की तरफ कैसे बढ़ा जाए? टेक्स्ट एक बड़ी ही कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करता है कि आज के वक्त में अक्सर लोग मटीरियलिस्टिक सक्सेस पाने के चक्कर में अपनी ब्लैक कल्चर से ही नाता तोड़ लेते हैं। पॉलो मार्शल की कहानियों में इस ट्रेजेडी को बहुत गहराई से बताया गया है कि कैसे अमीरी या मटीरियल प्रिविलेज पाने के लिए लोग अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी और रूट्स की ही कुर्बानी दे देते हैं। पर इस नुकसान की भरपाई का रास्ता भी है। मार्शल की ही एक कहानी का कैरेक्टर हमें 3 बहुत ही अहम कदम सिखाता है। पहला, अपने कल्चर की पूरी जानकारी और समझ, यानी अवेयरनेस। दूसरा, उसे बाहरी अटैक से बचाने के लिए हमेशा चौकन्ना रहना, यानी विजिलेंस। और तीसरा, दूसरों को उनकी डीकोलोनाइज होने में मदद करने की जिम्मेदारी। ये तीनों स्टेप्स मिलकर सच्ची हीलिंग का रास्ता तय करते हैं। न्याय के इस दिल को हील करने के लिए जरूरी है कि इनकार की उन दीवारों को तोड़ा जाए जिनके पीछे गहरा दर्द छुपा है। विक्टर लुइस का ये कोट बिल्कुल इस बात का निचोड़ है। अगर सच में खुद को सही मायनों में वैल्यू करना है तो लाइफ की टोटैलिटी, यानी जीवन की समग्रता को स्वीकार करना होगा। एक ऐसी स्थिति की तरफ बढ़ना होगा जहां एंडलेस सेल्फ वैल्यूएशन हो। और इसके साथ हम आते हैं इस चर्चा के आखिरी और सबसे बड़ा सवाल खड़ा करने वाले पड़ाव पर। जरा सोचिए, अगर ब्लैकनेस से प्यार करना लोगों के देखने और जीने का नजरिया ही बदल दे, तो ये क्रांतिकारी सेल्फ लव नस्लवाद विरोधी संघर्ष के भविष्य को किस नए रूप में ढालेगा? ये सिर्फ खुद को ठीक करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि एक ऐसी बुनियादी रेजिस्टेंस है जो डोमिनेशन के पूरे ढांचे को जड़ से हिला सकती है। ये एक ऐसी पावरफुल थॉट है जिसे हम यहीं छोड़ते हैं ताकि आगे और भी सोच विचार किया जा सके। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।